लोग लगातार चेंज हो ही रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अनकॉन्शियसली चेंज हो रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो अब पार्ट ऑफ लाइफ ही लगती है इन अ वे। बिलीफ वो रूल्स हैं जो हमने अपने दिमाग में सच मान लिए हैं, जबकि वो एक्चुअल में सच नहीं है। मैंने तो कभी इतनी हेडलाइंस बनते हुए नहीं सुनी जहाँ पे पीपल आर टेकिंग देयर लाइव्स ड्यू टू वर्क प्रेशर। कई बार लोगों का बिलीफ होता है कि कोई काम मैं अगर एक बार कर रहा हूँ और अगर वो एक बार में मुझसे नहीं हो रहा, तो आई एम नॉट मेड फॉर दिस। लेटेस्ट हार्वर्ड का रिसर्च है कि किसी भी हैबिट में ऑटोमेटिसिटी लगभग 66 डेज में एवरेज आती है। तो कोई भी आदत आप 18 दिन से 254 दिन लग सकते हैं उसको बदलने में। रिलेशनशिप इज ऑन अ स्वाइप नाउ। हमने रीजन इनको ब्लिंकिट बना दिया है इन अ वे। बॉडी बेस्ट काम कर रही है जब मूवमेंट में आए, माइंड बेस्ट काम करेगा जब वो स्थिर है, उसमें स्थिरता है। लेकिन आज का मनुष्य उल्टा जीवन जीता है। कोई ऐसे रिचुअल्स है जो आप फॉलो करते हैं या आप बताते हैं विच कैन हेल्प इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन? स्ट्रेस, एंजाइटी, सोशल वैलिडेशन, कंपैरिजन, ये शब्द ना कुछ हमारी लाइफ के साथ एकदम जुड़ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है लाइफ का पार्ट ही हो गए हैं। बट हम सब इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम इनका सोल्यूशन भी चाहते हैं और इनसे घिरे भी रहना चाहते हैं। तो वी डोंट नो कि इसका क्या वे आउट है, और हम हमेशा सोचते हैं यार कोई डॉक्टर मिल जाए जो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दे तो कितना अच्छा होगा। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका सोल्यूशन सबसे पहले आपसे भी आएगा। बट हाँ, हो सकता है कि एक मेंटर, एक कोच की आपको जरूरत पड़े जो आपको उस रास्ते पर लेकर जा सके। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसा ही कुछ करते हैं। इंडिया के टॉप एनएलपी कोच हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक ऑथर भी हैं। तो आइए आज के पॉडकास्ट में डिकोड करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ सेंट्रिक हो गई है, जैसे हमारी लाइफ में घुस गई हैं, और कैसे हम इनके गुलाम बन चुके हैं, कैसे हम अपने आप को उससे फ्री कर सकते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर युगेंद्र सिंह राठौर से। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू संदीप। थैंक तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जब भी ये प्रॉब्लम सोचते हैं तो कभी-कभी हम लोगों को सुनते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, कभी किसी की स्टोरी इंस्पायर करती है। पर क्या सच्ची में लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है? लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का, लोग मीन्स क्या? सबसे पहले अगर देखें, जब हम कहते हैं लोग या फिर जब हम एक व्यक्ति कह रहे हैं, तो व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति का मतलब है सुपरफिशियल तक अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ना लें तो व्यक्ति मतलब उसका बॉडी, जी, उसका माइंड और उसकी बुद्धि, जो, और उसकी कॉन्शियसनेस। ये 4 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो व्यक्ति को बदला जा सकता है, मतलब क्या बॉडी को बदला जा सकता है? यस, बदल सकते हैं। आप अगर एक्सरसाइज करना चालू करें, आप योगा करना चालू करें, आप अच्छी डाइट फॉलो करना चालू करें, आपकी बॉडी तुरंत बदलने लगेगी? नहीं, उसका शेप बदलने लगेगा, उसकी एनर्जी लेवल बदलने, उसकी रेडियंस बदलने लगेगी, स्किन क्वालिटी बदलने लगेगी। तो यानी कि बॉडी बदल सकती है। दूसरा आयाम व्यक्ति का क्या है? उसका माइंड। तो माइंड क्या है? माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, कलेक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, बिलीफ सिस्टम्स, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टोरीज़ उसने बिल्ड करके रखी है, तो उसका माइंड। तो माइंड को रीशेप किया जा सकता है। आपके चाइल्डहुड के जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को बदला जा सकता है, आपकी आदतों को बदला जा सकता है, मेंटल हैबिट, फिजिकल हैबिट्स, आपके बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है। बिहेवियर लगातार चेंज हो ही रहे हैं, लोग लगातार चेंज हो ही रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अनकॉन्शियसली चेंज हो रहे हैं। आप जो 10 साल पहले थी वो आप आज तो नहीं हो। ट्रू। 10 साल पहले जो आपकी आदतें थी, जो आपके बिहेवियर थे, जिस प्रकार की चीज़ें आपको खुशी देती थी, तो वो आज नहीं दे रही होंगी, आज चेंज हो गई होंगी। तो हम लगातार बदल ही रहे हैं, हम लगातार ट्रांसफ़ॉर्म ही हो रहे हैं। मगर ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम में हो रहा है वो अनकॉन्शियस है, मतलब हमारी चॉइस से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें, तो आप बाय चॉइस भी अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज़ टेक्निकली एनीवे यू आर ट्रांसफ़ॉर्मिंग। आप 5 साल के थे, आपकी पर्सनैलिटी अलग थी, आपकी बॉडी अलग थी। आप टीनेज में आए, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। आप मिड लाइफ़ में आए, आपकी पर्सनैलिटी अलग, बॉडी अलग। आप सीनियर सिटीज़न बनेंगे, पर्सनैलिटी अलग, बॉडी अलग। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। फर्क सिर्फ इतना है, वी आर अनकॉन्शियसली चेंजिंग, बट विथ इंटरवेंशन, विथ राइट सब्जेक्ट्स, विथ राइट लर्निंग,
we can shape our mind, we can shape our thoughts, we can shape our emotions, and ultimately we can transform ourselves. तो हमें क्या लिमिट करता है टू ट्रांसफॉर्म फॉर द बेटर? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शायद हो रहा है बट वी डोंट नो कहीं बेटर के लिए होता है, कहीं नहीं होता। जी। तो हमें कुछ क्या लिमिट करता है कि जब हम वी डोंट ट्रांसफॉर्म फॉर द बेटर और हम थोड़ा-सा सामाजिक जो प्रेशर होता है उसकी वजह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने में? सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म करने से या चेंज से हम क्यों घबराते हैं? सो बेसिकली ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि इसको चेंज पसंद नहीं है, स्पेशली कॉन्शियस चेंज। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली चेंज होना चाहते हो तो उसमें एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है, विल पावर की एक्सरसाइज होती है। और आपका माइंड प्रोग्राम है कंफर्ट के लिए, फेमिलियरिटी के लिए। कंफर्ट का मतलब लेजीनेस नहीं होता है, कंफर्ट का मतलब होता है जो फेमिलियर है, जो मैं रोज कर रहा हूँ, जिससे मैं अडेप्टेड हूँ, उसी को जीता रहा हूँ। अब चेंज आप करने चाहेंगे तो आप माइंड की बेसिक टेंडेंसी के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसका विरोध करेगा। तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, डिफिकल्टी होती है, पेन होता है, एंड योर ब्रेन इज डिजाइन टू स्टे इन कंफर्ट, it is designed to avoid pain. So because change is discomforting, because change is painful, that's why we resist change. हम change को resist करते हैं। तो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते या अपने आप को कॉन्शियसली नहीं बदलते, उसका कारण है कि रेजिस्टेंस उनके अंदर बना हुआ है। चेंज को लेकर के एक नेचुरल रेजिस्टेंस माइंड का है। दूसरा, कई लोग इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने गोल से क्लियर नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, दे डोंट नो कि चेंज क्या करना है मुझे। उनके अंदर गुस्से की आदत है, मगर उनके अंदर विलिंगनेस ही नहीं आ रही कि मुझे गुस्सा चेंज करना चाहिए क्या। उनका शरीर मोटा होता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर विलिंगनेस, गोल ही नहीं बन रहा है कि मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए क्या। तो उनके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम भी होते हैं। कई बार हमारी मान्यताएं भी हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से। सपोज आपका वेट ज़्यादा हो गया, आप ओवरवेट हो गए, और अब ये आपके शरीर को नुकसान कर रहा है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप को प्यार करता हूँ। बट ये आप प्यार करते हैं वो ठीक है, लेकिन प्यार करते हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आपको वेट लॉस इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको लोगों को अच्छा दिखाना है या फिर उसके लिए नहीं, बट अपनी हेल्थ के लिए करें। नॉट टू इम्प्रेस अदर पीपल, नॉट टू गेट अटेंशन, बट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। बट इफ यू हैव अ बिलीफ, आपका बिलीफ आपको रोक देगा। कई बार लोगों का बिलीफ होता है कि कोई काम मैं अगर एक बार कर रहा हूँ और अगर वो एक बार में मुझसे नहीं हो रहा, तो आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये मेरे लिए बना नहीं है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मोर देन 1500 कोचेज है मेरे, जो 27 कंट्रीज में आज काम कर रहे हैं। वो जब मेरे पास में आए थे तो उनमें से कईयों का ये था कि शुरुआत में थोड़ी सी मार्केटिंग करते थे, उनको नहीं जमता था मार्केटिंग, तो कहते आई एम नॉट मेड फॉर मार्केटिंग। थोड़ा सा सेल करने की बात आई, आई एम नॉट मेड फॉर सेलिंग। थोड़ा कंटेंट बनाने की बात आई, आई एम नॉट मेड फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। सो योर बिलीफ सिस्टम अबाउट योर एबिलिटी टू लर्न, दिस ऑल्सो लिमिट्स यू। ये भी आपके अंदर एक लिमिट लगाती है। तो आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपकी लिमिटिंग धारणाएं हैं खुद के बारे में, वो भी एक रेजिस्टेंस बन जाती हैं और आपको ट्रांसफॉर्म होने से रोकते हैं। तो सर फिर व्हाट इज़ द वे आउट? क्या हम कर सकते हैं कि हम इन लिमिटिंग बिलीव्स को थोड़ा पीछे छोड़ सकें? क्या आप ऐसी 3 प्रैक्टिसेस बता सकते हैं व्हिच विल बी ईज़ियर फॉर द ऑडियंस? क्योंकि आई एम श्योर ये फेज़ जो आपने ये दोनों चीज़ें बताई, एवरीबॉडी गोज़ थ्रू दिस, मुझे लगता है एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ ये फेज़ आता है उनमें। तो ऐसी क्या वो चीज़ें कर सकते हैं कि अब अगर उनके पास एक्सेस नहीं है टू लेट्स से अ कोच, अ मेंटर या कोई ऐसा बंदा जो उनको हेल्प कर सके, व्हाट कैन दे डू कि वो उनको ये लिमिटिंग बिलीव्स छोड़ पाएँ? सो लिमिट, कोई भी बिलीफ जो बनता है आपका, जो मान्यता बनती है, वो कई बार आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ जाती है। तो एक सोर्स तो आपकी पेरेंटिंग होती है, दूसरा सोर्स होते हैं आपका एनवायरनमेंट, जिसमें आपके दोस्त हो सकते हैं। आपके इनिशियली जो 6-7 साल हैं, तब आपका प्राइमरी केयर गिवर आपको प्रोग्राम करता है। प्राइमरी केयर गिवर में ज़्यादातर, क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताते हैं, तो दे आर अवर प्राइमरी केयर गिवर। तो उनका जो टेंडेंसीज हैं, उनके जो रूल्स हैं, वो हमें कंडीशन करते हैं। फिर बाद में जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो अब थोड़ा सा पेरेंट्स का प्रभाव कम होने लग जाता है। तो आपने देखा, बच्चा जब स्कूल कॉलेज में आता है, तो टीनेज में आता है, तो ऐसा समझता है कि नहीं आपको कुछ नहीं आता, मुझे पता है। यानी कि अब पेरेंट्स का प्रभाव नहीं चल रहा, उस पर प्रभाव चल रहा है उसके दोस्तों का, उसके जो पीयर्स हैं उनका प्रभाव ज़्यादा चालू हो जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, आजकल सिर्फ पीयर्स में आपके आसपास के लोग ही नहीं हैं, सोशल मीडिया से भी आप प्रभावित होते हैं। फिर आपके खुद के अनुभव भी शेप करने लगते हैं, ठीक है।
कि खुद के अनुभव आपके जो होंगे कि सपोज पेरेंट्स ने कहा कि स्ट्रेंजर से मत मिलो, स्ट्रेंजर्स से मिलना बुरा होता है, लेकिन आप 2-4 स्ट्रेंजर से मिले और वो अच्छे निकले, तो नाउ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विल शेप योर बिलीफ सिस्टम कि व्हाट पेरेंट्स आर सेइंग इज नॉट करेक्ट, इवन स्ट्रेंजर्स आर गुड। तो इस तरीके से हमने वो बिलीफ बनाए। तो बिलीफ बेसिकली होते क्या है, बिलीफ वो रूल्स हैं जो हमने अपने दिमाग में सच मान लिए, जबकि वो एक्चुअल में सच नहीं है। तो बिलीफ के अपोजिट होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो फैक्ट्स हैं, जैसे 2+2=4 इज अ फैक्ट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये फैक्ट्स हैं, ये ओपिनियंस नहीं है किसी के। तो बिलीफ क्या होते हैं, बिलीफ ऐसे ट्रूथ हैं जो हमारे पर्सनल रियलिटी में सच है। रियल वर्ल्ड में वो सच है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन एक बिलीफ है, एक फैक्ट नहीं है यूनिवर्स का, लेकिन हम मानते हैं अच्छों के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा होगा। ये कोई फैक्ट नहीं है, कई बार अच्छों के साथ भी बुरा हो जाता है, मगर ये एक बिलीफ है। अब बिलीफ में भी कैटेगरीज है, एक है जनरलाइज्ड बिलीफ। जनरलाइज्ड बिलीफ वो है जो बहुत से लोग उसमें मानते हैं, जैसे अच्छों के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है, ये दुनिया में कोई 50% लोग इसमें मानते होंगे। फिर कुछ होते हैं पर्सनल बिलीफ, कुछ जनरल बिलीफ है, कुछ पर्सनल। पर्सनल बिलीफ क्या है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं लगता, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं सेल नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया नहीं मान रही, ये सिर्फ आप मान रहे हो। तो ये आपका बिलीफ है। तो आपके जो बिलीफ है उसमें भी दो कैटेगरी है, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। कुछ बिलीफ हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो सत्य नहीं है लेकिन सपोर्ट करते हैं। कुछ बिलीफ है नॉन सपोर्टिव है, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आई कैन डू इट भी एक बिलीफ है, आई कैन नॉट डू इट भी एक बिलीफ है, दोनों ही कहानी है। लेकिन आई कैन डू इट आपको सपोर्ट करेगा, आई कैन नॉट डू इट आपके लिए लिमिटेशन पैदा करेगा। हालांकि है दोनों ही बिलीफ, दोनों ही फैक्ट नहीं है। सो नॉन सपोर्टिव बिलीफ को ही सिर्फ ठीक करना है। जो लिमिटिंग बिलीफ हम बोलते हैं, दे आर बेसिकली नॉन सपोर्टिव बिलीफ। ये ऐसे बिलीफ हैं जो हमारे गोल तक पहुंचने में बाधा बनेंगे, रेजिस्टेंस बनेंगे। तो बिलीफ तोड़ने का, उन जो क्रिस्टलाइज रूल बन गए, इनको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, तो नंबर वन थिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ कि ये जो मेरी मान्यता है, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और माई ओपिनियन ओनली। जो ये मान्यता मैं रूल बना के चल रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? यानी कि क्या विज्ञान में ये साबित हो चुका है? क्या ये विज्ञान की किताबों में पढ़ाया जा रहा है? क्या मेरे अलावा दुनिया का हर व्यक्ति अगर इसे देखेगा तो यही बोलेगा? तो आप उसे चेक करें सबसे पहले, ये मेरा बिलीफ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जैसे आपको पता लग गया कि सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका बिलीफ है कि मैं अ, अमीर लोग बुरे होते हैं। सपोज ये एक बिलीफ है जो बहुत से लोगों का होता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, कि अमीर लोग बुरे होते हैं। तो ये व्यक्ति अपने अंदर ये मान के चल रहा है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा बुराई की जड़ है, ऐसा ये मान के चल रहा है। और अब ये फाइनेंशियली ग्रो भी करना चाहता है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा। तो अब इस व्यक्ति को सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा बुराई की जड़ है। ये मेरा बिलीफ है, ओपिनियन है, या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सत्य है, या फिर सिर्फ मेरा रूल है। तो उसे क्लियरली पता चलेगा कि नहीं भाई सिर्फ मेरा ही रूल है ये। सर एक चीज़, सॉरी आपको मैं मुँह कर रही हूँ इंटरप्ट। जैसे ये जो आपने सेंटेंस बोला, ये एक थर्ड पर्सन सेंटेंस है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। पर अगर मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, फॉर इंस्टेंस, कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकती, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ में कैसे लाऊँगी मैं? जैसे आपने कहा ना, या क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? नहीं, पहले यूनिवर्सल ट्रूथ में लाना नहीं है। अच्छा, आपको पहले अपने आप से पूछना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या सिर्फ मेरा ही ये मानना है? अच्छा। दैट्स व्हाट यू हैव टू आस्क। तो जैसे आपने कहा कि मैं टाइम मैनेजमेंट में ठीक नहीं हूँ, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ना। कोई वैज्ञानिकों ने मिलके ये साबित तो नहीं कर दिया कि आपके बस का नहीं है टाइम मैनेज करना। ऐसा कोई यूनिवर्स की अपनी साइंस की किताबों में पढ़ाया तो नहीं जा रहा, नहीं तो यानी आप ही का है। नहीं तो मैं अमीर नहीं बन सकता या अमीर लोग बुरे होते हैं, ये आपका पर्सनल बिलीफ है। तो पहले तो ये आइसोलेशन करना है, सेपरेट करना है कि दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ से आपको पहले तो पता चलेगा कि ये मेरी मान्यता है बस। ठीक है, अब अगला सवाल आपको अपने आप से पूछना है, इफ आई कीप इट, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी। अगर मैं इस बिलीफ को अपने पास में रखूं तो ये मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्या पेन मेरे जीवन में आने वाले हैं। तो यानी कि अगर मैं ये मान के चला कि अमीर लोग बुरे होते हैं और पैसा बुराई की जड़ है, तो यानी कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा,
अपने बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं करूँगा, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रख सकूँगा, शायद ट्रैवल नहीं कर सकूँगा, मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकूँगा। तो यानी कि ये बिलीव एक बहुत बड़ी बाधा है मेरे सारे इन ड्रीम्स को पूरा करने में। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। नाउ यू हैव टू आस्क द थर्ड स्टेप, व्हाट कुड बी द एम्पावरिंग बिलीफ? इस बिलीफ की जगह मेरा एम्पावरिंग बिलीफ क्या होना चाहिए? हाउ शुड आई रिप्लेस इट? तो नाउ आई शुड लुक फॉर काउंटर एविडेंस। मुझे काउंटर एविडेंस देखना चाहिए। कितने सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो क्या रतन टाटा अमीर नहीं है? क्या वो अच्छे नहीं है? तो ये मेरा रूल सत्य कैसे हुआ? इस रूल में तो एक्सेप्शन आ रही है। तो यानी कि अगर रतन टाटा अमीर होकर के अच्छे हो सकते हैं, तो यानी मैं भी अमीर होकर के अच्छा हो सकता हूँ। तो आपने काउंटर एविडेंस ढूंढना है। जो आपका बिलीफ है, उस एविडेंस के अगेंस्ट में दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। द मोमेंट यू लुक फॉर काउंटर एविडेंस, योर बिलीफ विल लूज इट्स जी। ग्रिप ऑन यू। आपके ऊपर उसकी ग्रिप टूट जाएगी। तो ये 3 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है। बाकी एनएलपी में और एडवांस टेक्निक्स होती हैं। जैसा आपने बताया, मैं न्यूरल इंडस्ट्री प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, तो उसमें देयर आर मेनी डीपर लेयर्स, जिसमें और ज़्यादा आपको कई बार आपको पता भी नहीं है कि आपका बिलीफ क्या है। ऐसा भी हो सकता है, तो आपके अनकॉन्शियस उन बिलीफ को सरफेस पे लाया जा सकता है। देन उन बिलीफ्स को ब्रेक किया जा सकता है और उसकी जगह नए बिलीफ रिप्लेस किए जा सकते हैं। आई थिंक सर मोस्टली क्या है कि लोग अपने बिलीव्स जानते हैं, पर ये जो 3 स्टेप आपने बताया वो 3 स्टेप करते क्यों नहीं है? बिकॉज़ इट्स नॉट एज़ ईज़ी ना कि आपने दवाई ली और पेट दर्द ठीक हो गया। आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको अपनी कॉन्शियस एग्ज़ैक्टली आपको वो पूरे प्रोसेस आई थिंक दैट इज़ दैट पीपल जस्ट लीव इट। वो उनको लगता है फिर मैं कर नहीं सकता और इट्स नॉट फॉर मी। पर कोई ऐसा तरीका है सिर्फ टेम्परेरी ही सही, जो थोड़ी क्विक रेमेडी हो? क्विक रेमेडी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेन की रीवायरिंग क्विक रेमेडी इसलिए नहीं, क्योंकि ये क्विकली बना भी नहीं था। हाँ, इसलिए आपकी बिलीफ सिस्टम पूरा बिलीफ बनने में भी समय लगा है ना, तो क्विक कुछ नहीं होगा उसमें। एंड जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं, दे आर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन। जो कई लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि मेंटर चाहिए कि मेंटर नहीं चाहिए लाइफ में, उसका ये है कि कुछ लोगों को नहीं चाहिए। few people, they are self sustainable, they are self motivated, self disciplined, they don't like external interventions। उनको जैसे मैंने ये 3 स्टेप बताए, तो हमारी जनता में कई लोग ऐसे होंगे तुरंत जाके उन उन स्टेप्स को अप्लाई कर देंगे। बट आप समझें कि 90% लोग ये खुद से नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड कोचेस। इसलिए हमें कोचेस की ज़रूरत होती है, मेंटर्स की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी प्रेज़ेंस में जब वो बोलेंगे कि स्टेप करो, अभी करो, दूसरा स्टेप अभी करो, तीसरा स्टेप अभी करो, एंड देन यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम देम कि मैंने कुछ गलत किया कि नहीं किया। दैट इज़ व्हाई व्हेन द एक्सटर्नल इंटरवेंशन इज़ देयर, व्हेन 2 पीपल आर टुगेदर, देन दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। जैसे सर मैंने अपनी ओपनिंग में कहा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स जो अब पार्ट ऑफ लाइफ ही लगती है इन अ वे। आपके पास जब लोग आते हैं तो कैसी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? मतलब व्हाट आर द मेन इश्यूज़ जो आजकल लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है एंड इट इज़ अफेक्टिंग देयर वेलनेस? अच्छा, सो जो मेन इश्यूज़ हैं देखें कि जैसा आप एक तो आपने नाम लिया, स्ट्रेस बहुत बड़ा इश्यू है। स्ट्रेस में भी सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ से आया हुआ स्ट्रेस। अभी आपने रिसेंटली देखा, एक जो लड़की ने सुसाइड किया है। तो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको किसी भी एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस करके भी आपको उस पे काम करना पड़ता है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। देन एंग्जाइटी के लोग आते हैं, डिप्रेशन के लोग आते हैं। देन और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन वरी प्रॉब्लम है। कई लोग इमोशनल इश्यूज से आते हैं। इमोशनल इश्यूज में हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, रिग्रेट, रिसेंटमेंट, कोई पास्ट की बैड मेमोरी, ओसीडी, फोबिया किसी को होता है, एडिक्शन होता है, बैड हैबिट्स होती हैं, किसी को फ़ोन एडिक्शन है, किसी को सिगरेट के एडिक्शंस है। तो इस कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो जो टॉक्सिसिटी है रिश्तों की, वो नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो वैसे लोग आते हैं। तो ऑल सो जब आप उनके साथ सेशंस करते हो और आप अपने रिट्रीट्स और क्लासेस लेते हो, क्या ये परमानेंटली रिज़ॉल्व हो पाते हैं इश्यूज़? यस, कम्युनिटी सी, जब आप अपने पुराने न्यूरल पैटर्न को रीप्रोग्राम करते हैं, आपकी हैबिट क्या है? आपकी हैबिट एक न्यूरल सर्किट है। ब्रेन लेवल पे एक फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, एक सर्किट है जो फायर हो रहा है, ठीक है? हम बाहर उसे हैबिट बोलते हैं, बट बेसिकली अंदर एक न्यूरल सर्किट, बिलीफ क्या है? एक न्यूरल सर्किट बना हुआ है।
तो आपको उसे बाईपास करना है, यानी कि जो रेगुलर सीरीज ऑफ न्यूरॉन फायर हो रही है उसकी जगह पे आपको एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करना है। वंस यू क्रिएट दैट न्यू रिस्पॉन्स देन इट विल स्टे परमानेंट। मगर यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो परमानेंट 2 दिन की रिट्रीट में या 3 दिन की रिट्रीट में नहीं होता है, ठीक है। 2 या 3 दिन की रिट्रीट में या कोर्स में सिर्फ इंस्टॉलेशन वाला पार्ट होता है, उनको एक नया पाथ क्रिएट करके दिया जाता है, मगर उस पाथ को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। गाड़ी आपको ही चलानी है। यस, जैसे लेटेस्ट हार्वर्ड का रिसर्च है कि किसी भी हैबिट में ऑटोमेटिसिटी लगभग 66 डेज में एवरेज आती है। तो कोई भी आदत आप 18 दिन से 254 दिन लग सकते हैं उसको बदलने में, 18 to 254 डेज लगते हैं, और 66 डेज में ऑटोमेटिसिटी आती है। ऑटोमेटिसिटी हैबिट का वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद करना आसान है, नहीं करना डिफिकल्ट है। तो आप अगर 66 डेज जिम गए तो अब आप नहीं जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। वो आपके सिस्टम का पार्ट बन। हाँ, वो अब ऑटोमेटिक हो गया है आपका 66 डेज में। तो जो पहले लोग हमारी वर्कशॉप में आते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उनको जो ब्रेक थ्रू मिलते हैं इतने सारे, वो ब्रेक थ्रू उनके अंदर इंस्टॉलेशन का काम हो गया है। उनके अंदर एक जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुकी है। अब उस प्रोसेस को आगे प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट। सर आपने भी ये वर्क लाइफ बैलेंस का पॉइंट उठाया एंड आई थिंक हम सब में इतने सुसाइड हेडलाइंस ड्यू टू वर्क प्रेशर आज तक नहीं सुनी, या पता नहीं अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं फोरफ्रंट पे। पर मतलब एटलीस्ट मैंने तो कभी इतनी हेडलाइंस बनते हुए नहीं सुनी जहाँ पे पीपल आर टेकिंग देयर लाइव्स ड्यू टू वर्क प्रेशर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? मतलब आर पीपल बिकमिंग सो वीक, या कुछ लोग ऐसे बहुत वीक होते हैं जो नहीं ये सह सकते? क्योंकि मुझे लगता है वर्क प्रेशर तो हम कम नहीं कर पाएंगे, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हाउ कॉर्पोरेट कल्चर वर्क्स। तो वहाँ पे अगर कोई इंटरवेंशन हो तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक हमें देखने को तो मिली नहीं है। खैर, मगर लानी पड़ेंगी चाहिए इंटरवेंशंस, जैसे वर्क आवर्स हैं। अमेरिका में रूल्स होते हैं जैसे वर्क क्या आवर्स। आवाज आपको काम करने? अपने यहाँ पे ऐसा है कि आपको हायर तो 8 घंटे के लिए करेंगे, लेकिन काम आपसे 12 घंटे का कराएंगे। पर सर हम भी तो करने को तैयार ही होते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शंस। हम भी वी कांट थ्रो रेजिग्नेशन। बट बिकॉज मे बी आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा उसके लिए या जो भी है, बट यस, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो लगेगी, ठीक है। ट्रू। सेकंड चीज इसके कम होने का, पर हाउ कैन पीपल हैंडल इट? मतलब आई वांट कि हम अपने लेवल पे पहले कुछ करें। अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि पहले इसका कॉज समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है। इसका कारण है हमारी रेजिलियंस कम हो गई है। रेजिलियंस क्या होती है? आवर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, आवर एबिलिटी टू हैंडल सेटबैक। जैसे सपोज हम एक स्पीड ब्रेकर से गुजरे हैं, तो एक तरफ हमारी सपोज की एक सस्ती गाड़ी है, सपोज ऑल्टो कार है हमारे पास में, और एक तरफ है रोल्स रॉयस। सेम स्पीड ब्रेकर से दोनों को आप गुजारोगे तो ऑल्टो के शॉकर्स जो है वो जो सेटबैक को, वो जो प्रेशर आएगा उसमें हैंडल नहीं कर सकेंगे। लेकिन रोल्स रॉयस में आपको पता भी नहीं चलेगा शायद कि क्या हुआ, क्यों? क्योंकि उसका शॉक एब्जॉर्प्शन जो है वो हाई क्वालिटी का है एज कम्पेयर टू ऑल्टो। अब सेम इज विथ अस ऑल्सो, हमारे अंदर भी शॉक एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है कि हम कितना प्रेशर, कितना सेटबैक हैंडल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अवर रेजिलियंस, वो हमारी रेजिलियंस बताती है। तो आजकल क्या हो गया है कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल हमारी है, हमारी डाइट जिस प्रकार की है, हमारी सेडेंट्री एक जगह पे बैठे रहने की है, मूवमेंट बहुत कम है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, लोगों से अपनी लाइफ को लगातार हम कंपेयर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो रेजिलियंस है हमारी वो कमज़ोर पड़ चुकी है, एंड दैट्स वाई जो सेटबैक्स मिलते हैं हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ हमें भी अपनी रेजिलियंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट? रेजिलियंस इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम करें। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि या तो आप योगा करें, वॉक करें, वेट ट्रेनिंग करें, कुछ वेट्स उठा सकते हैं तो वेट्स करें, मूवमेंट लाएं अपनी लाइफ में, बैठे ना रहें। कि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है वैदिक ट्रेडिशन में कि आपकी बॉडी सबसे बेस्ट तब रहेगी जब उसको मूवमेंट मिलता रहे। तभी तो हमारे जड़ें नहीं है, हमारे पैर हैं। हम एक जगह पे बैठे रहने के लिए नहीं बने, हम मूवमेंट के लिए बने हैं। तो आपकी बॉडी बेस्ट काम करेगी जब वो मूव करे, आपका माइंड बेस्ट काम करेगा जब वो स्टिल हो। सभी कहते हैं ना ओल्ड एज में चलते फिरते रहना चाहिए, हाँ, ताकि सब कुछ काम एक से करे। सो बॉडी बेस्ट काम कर रही है जब मूवमेंट में आए, माइंड बेस्ट काम करेगा जब वो स्टिल है, उसमें स्थिरता है। लेकिन आज का मनुष्य उल्टा जीवन जीता है, जिस बॉडी में मूवमेंट आना चाहिए वो तो बैठे भी है,
और जो माइंड स्टिल रहना चाहिए वो दौड़ रहा है, बस ऑन इट। वो कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। तो हम अपनी डिजाइन के बिल्कुल अगेंस्ट और अपोजिट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिर सिस्टम में गड़बड़ी तो आएगी ना। जैसे आपने कहा रेजिलियंस कम हो गई, क्या टॉलरेंस भी इस वजह से कम हो गई है? लोग मतलब जैसे आप देखो रिश्तों में पेशेंस नहीं है, लोग सहन नहीं करना चाहते। अ, गाड़ी हल्की देर 5 मिनट खड़ी रही तो आप उतर के लड़ाई करना के लिए रेडी होते हो। तो क्या टॉलरेंस लेवल भी इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स ओनली कि हमारे में वो भी कम होता जा रहा है? रेजिलियंस कम होगी तो मतलब किसी भी प्रकार की सेटबैक्स को आप रिएक्ट करोगे ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टिव नेचर। द माइंड इज रिएक्टिव, माइंड रिएक्टिव है। तो रेजिलियंस बढ़ानी हो या अपनी रिएक्टिवनेस कम करनी हो, दोनों ही केसेस में आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज के लिए आपको मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के प्रैक्टिसेस करने चाहिए। तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन आपके जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन के जरिए ही आप अपने रिएक्टिव माइंड को शेप कर सकते हैं, उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जो इधर छोटी बातों पर इरिटेट होना, गुस्सा आना, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए तो चिल्ला चोट करना, लड़ाई करना, गालियाँ देना, तो ये सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएगी। आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा, अगर आप माइंडफुलनेस को प्रेजेंस में जीना सीखेंगे तो वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सर अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है, मैं काफ़ी ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं। बट जो हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है, हम लोगों से ना कहते हैं ना जैसे मेडिटेशन होती नहीं है। मतलब इतने थॉट्स आते हैं दिमाग में कि आई फील वेरी अनकंफर्टेबल कि मैं वो आगे करूँ या नहीं करूँ, और मैं शायद छोड़ देती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न मैं कभी उसको एज़ अ प्रैक्टिस नहीं डेवलप कर पाई। तो इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि सर बोलना तो बहुत आसान, सब कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, बट मैं बता रही हूँ आपसे आम लोगों से नहीं होता है ये। बहुत मुश्किल है लोगों को मेडिटेशन करवाना। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग किसकी कर रहे हो? आप दिन भर ट्रेनिंग तो डिस्ट्रैक्शन की कर रहे हो। आप रील स्क्रॉल करते हो, हर 10-10 सेकंड में आपको नया कंटेंट चाहिए। इधर फ़ोन का हल्का सा टिंग हुआ, आप उसकी साइड जाओगे, उधर दोस्त ने कॉल कर दिया, आप उधर चले जाओगे, फिर बाहर कुछ आवाज़ होगी, आप उधर चले जाओगे, कहीं नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ का। तो हम दिन-रात हमारी ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है? वी आर नॉट ट्रेनिंग फॉर फोकस, वी आर ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रैक्शन। और प्रैक्टिस का सिंपल सा रूल है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, व्हाटएवर यू एक्सरसाइज इट विल ग्रो। तो आप एक्सरसाइज फोकस की कर रहे हो या डिस्ट्रैक्शन की कर रहे हो? दिन भर तो आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन यू, आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है ना। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो, तो मेडिटेशन में आपको फोकस की ट्रेनिंग करनी है, बट दिन भर आपने डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस किया है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस को अगर कल्टीवेट करना है, एंड इफ यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, फर्स्ट अपने आप से कहे दैट इट इज अ वर्क ऑफ पेशेंस। मेडिटेशन एक पेड़ उगाने जैसा काम है, ठीक है? आप जिस पल में बीज बोते हो उस पल में फल नहीं मिलता है। आपको ये एक्सेप्टेंस आएगी कि जिस दिन आप पहले दिन बैठे हो और अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो, वो आपने बीज लगाया है, उसी दिन फल नहीं मिलेगा आपको। पहले तो ये शुरू करने से या तो शुरू मत करो, लेकिन मेडिटेशन प्रैक्टिस में आने से पहले अपने आप को ये कह दो कि इसमें पेशेंस लगेगा, ये पेड़ लगाने जैसा काम है। तो अपने अंदर पहले ही कमिट करो कि मुझे अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ आई एम गोइंग टू कमिट फॉर दिस प्रैक्टिस। मुझे जितनी भी हो मुझसे ना हो, कुछ भी हो, बट मैं रोज आकर के प्रयास में अगले 3 महीने करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग आपको कमिटमेंट डालना पड़ेगा कि ये पेशेंस का काम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट क्विक फिक्स, इट विल कल्टीवेट। सेकेंड चीज, स्टार्ट स्मॉल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले दिन 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं कि आज तो मोटिवेटेड हूँ मैं। एक रूल रखें, डोंट फोकस ऑन इंटेंसिटी, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे फोकस ऑन इंटेंसिटी, एक दिन 20 मिनट बढ़ जाएंगे, फिर अगले दिन के बाद नजर ही नहीं आएंगे। सो सेकेंड थिंग, स्टार्ट स्मॉल। आइडियली मुझे लगता है शुरुआत विथ ओनली 1 मिनट मेडिटेशन, दैट आई विल सिट फॉर 1 मिनट एंड मैं 1 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। उससे ज़्यादा शुरुआत में करो ही मत। जब 1 मिनट आप अच्छे से हैंडल कर सको और कंफर्टेबल हो जाओ, देन मेक इट 2 मिनट, देन मेक इट 3 मिनट। उसके बाद में वो नेचुरली ग्रो होगी। जब तक आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो, फिर उस कंफर्टेबली बैठो। स्टार्ट स्मॉल। कोई आइडियल टाइम होता है सर मेडिटेशन में? 1 मिनट करनी कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। स्टार्ट, बट शुरुआत अगर कर रहे हो, बिगिनर हो, जस्ट 1 मिनट से शुरू करो। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस,
लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि अपने ध्यान को ब्रेथ पे रखना, ठीक है। अब आप ब्रेथ पे रखने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ब्रेथ पे तो रहता नहीं है। आपकी अटेंशन क्या करती है, कुछ सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ब्रेथ पे रहेगी, और उसके बाद वो कहाँ चली जाएगी, विचारों के साथ कहीं ब्रह्मांड की खोज में निकल जाएगी, ठीक है। अब आप क्योंकि एंटेंगल्ड हो गए, आप खो गए विचारों के अंदर, तो अब आपको क्या लगेगा कि यार ये तो मेरे बस का नहीं है, मेरा दिमाग तो कहीं और चला जाता है। नाउ यू वांट टू स्टॉप द थॉट्स, ये मेरे थॉट्स मेरे को रोकने हैं। मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव थॉट्स को रोकना है ही नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिथ पीपल हैव, दैट मेडिटेशन मीन्स आई हैव टू स्टॉप माई थॉट्स। आपके ब्रेन का काम है थॉट्स को जनरेट करना। जैसे आपका स्टमक एसिड रिलीज करता है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आपके ब्रेन का काम थॉट रिलीज करना, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि ध्यान जब कहीं और चला गया, आपकी अटेंशन अगर विचारों में चली गई, तो उसको वापस ब्रेथ पे लाना, दैट इज द मेडिटेशन। इनिशियल स्टेज में वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रेथ पे कंटिन्यूसली ध्यान रखना नहीं है, वो तो बाद में आएगा। पहली स्टेज ये है कि ध्यान को कुछ देर ब्रेथ पे रखा, फिर आपका माइंड कहीं भी चला गया, जहां भी गया वहां से वापस उसको ब्रेथ पे लाओ, फिर वो कहीं और जाएगा, वापस उसको ब्रेथ पे लाओ। इनिशियली यही करना है। ध्यान को जाने दो जहां जा रहा है। डोंट ट्राई टू स्टॉप योर थॉट्स। जहां थॉट्स जा रहे हैं, लेट देम गो। जैसे ही ध्यान आया कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे ब्रेथ पे आना है, विथ कंपैशन। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी है, कोई खुद के प्रति हेट्रेड नहीं रखनी है, कोई गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ इतना रखना है कि ध्यान कहीं पे गया और अब वापस अपनी सांस पे गया। दैट्स इट। तो कहते हैं जैसे अब आप ओम चैंट करते हो, बहुत लोग मेडिटेशन में माइंड में ओम चैंट कर रहे होते हैं, क्या वो हेल्प करता है? इनिशियली बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, कि चैंट वगैरह कुछ ना करें, बिल्कुल बेसिक लेवल करें कि पद्मासन या सिद्धासन में या फोल्डेड लेग बैठे, ब्रेथ को अपना एंकर बनाएं, ब्रेथ पे फोकस करें। ध्यान अगर कहीं और गया उसे जाने दें, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। जहाँ पे भी गया, लेट इट गो। जब भी ध्यान आया वापस ब्रेथ पे ले आए। फिर कहीं गया, एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। बीच बीच में अगर ध्यान कहीं जा रहा है तो एक लेबल लिखें, थिंकिंग। अगर आप सोचने लगे तो आपको क्या करना है, थिंकिंग, और वापस ध्यान ब्रेथ पे ले आना है। अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, तो आप क्या कहें, इमेजिनिंग। इमेजिन, क्योंकि आप फ्यूचर इज इमेजिनेशन, तो इमेजिनिंग, और वापस ब्रेथ पे ले आए। अगर आप पास्ट पे गए तो आप कहेंगे रिमेम्बरिंग, क्योंकि पास्ट इज रिमेम्बरिंग। तो अगर पास्ट का कुछ सोच रहे थे, वहां गया ध्यान, तो उसको लेबल करो रिमेम्बरिंग और वापस ब्रेथ पे ले आओ। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, बोलो इमेजिनिंग और वापस ध्यान को ले आओ। अगर आप जनरल कुछ क्रिटिकल सोच रहे थे, प्रेजेंट में ही थे लेकिन कुछ और सोच रहे थे, जस्ट से थिंकिंग और वापस आ जाओ। अगर आप जज कर रहे थे कि मेरे बस की नहीं है मेडिटेशन, ये तो मैं तो 2 सेकंड भी नहीं रह पाती हूँ, ये नहीं हो पाता है, या फिर कहीं बॉडी में पेन आ गया, नहीं यार ये तो मुझे पेन दे रहा है, इफ़ यू आर जजिंग योर सेल्फ, जस्ट से जजिंग एंड कम बैक। इन 4 के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू आर ओनली डूइंग दिस 4 एक्टिविटीज, ईदर यू आर इमेजिनिंग और यू आर रिमेम्बरिंग और यू आर थिंकिंग और यू आर जजिंग। ये 4 चीजें हैं, चारों को लेबल दो और वापस आ जाओ, लेबल दो वापस आ जाओ। इमीडिएटली ये सिर्फ 4 पॉइंट डालने से आप मेडिटेशन अब करके देखना, आपको बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मास्टर्स, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर इनिशियल फेज़ में आपको मेडिटेशन कल्टीवेट करना है, तो कभी भी खुद करने के बजाय एक मास्टर या एक कोच की प्रेज़ेंस में करो। तो प्रेज़ेंस में क्या होगा, वो आपको ऑटोमेटिसिटी में ला देगा। इनिशियल फेज़ को वो आपको कवर करा देगा, देन यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। सर, आपने अभी बात की थी कि हम पूरा दिन ऑब्वियसली वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स टू डीफोकस, डिस्ट्रैक्शंस पे हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। एंड सोशल मीडिया तो है ही है कि यू आर सो कनेक्टेड विद रियल वर्ल्ड, एंड हम अपने अपने ऑब्वियसली सारे जो आसपास का रियल वर्ल्ड है उससे काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं। पर आपको लगता है सिनेरियो चेंज होने, आई थिंक इट्स ओनली गेटिंग वर्स। तो इसका क्या अल्टरनेटिव होने वाला है? बिकॉज़ मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं आगे चल के कितना लोग इसमें और घुसने वाले हैं। तो आई वी आर ट्राइंग टू पुल पीपल आउट, बट मुझे लग रहा है वो हो नहीं रहा है। सो इसमें आप क्या इफ़ेक्ट देखते हो इसका लोगों पे आगे चल के? ये लोगों पे अभी तो फिलहाल तो बैड है इफेक्ट। और सोशल मीडिया तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव रिसोर्स है। हर चीज़ के दोनों ही पार्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव हैं। जब टीवी आई थी तो लोग टीवी पे डिबेट करते थे, हमें निबंध लिखवाया जाता था बून और बैन, कि टीवी एक वरदान है या अभिशाप है। और कभी मोबाइल आया था तो मोबाइल पे डिबेट चला था, अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे डिबेट चल रहा है।
तो अच्छा या बुरा सोशल मीडिया नहीं है, अच्छा या बुरा ये है कि आप अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो तो अच्छा है, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है तो बुरा है। तो हाउ कॉन्शियसली यू आर यूजिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो डिस्ट्रैक्शन में क्या है कि डिस्ट्रैक्शन में योर अटेंशन इज मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बट इट इज मूविंग अनकॉन्शियसली, नॉट बाय योर चॉइस। सो दैट्स वाई टू टाइप्स ऑफ अटेंशन है हमारी, वॉलंटरी अटेंशन है, इनवॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन जहाँ पे आपने चूज किया कि मैं आज अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अवर चॉइस कि हम अपना ध्यान अपने इस कॉन्वर्सेशन पे रखेंगे। जीवन में 50 दिक्कतें चल रही है मगर उनको हमने डिलीट किया, दिस इज वॉलंटरी अटेंशन। इनवॉलंटरी क्या हुई कि अभी अगर यहाँ पे कुछ गिरा और आपका ध्यान एकदम से वहाँ गया, यानी बाय चॉइस आपने नहीं किया, वो अपने आप चला गया। तो आजकल इतना सारा जो ट्रिगर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये ट्रिगर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन को डाल रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि इसमें से बाहर आने का एक ही तरीका है, बाय डेवलपिंग कॉन्शियसनेस। एंड यू कैन बिल्ड मोर अवेयरनेस ओनली थ्रू माइंडफुलनेस, ओनली थ्रू मेडिटेशंस। तो ऐसे लोग जो मेडिटेशंस करवाते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेडिटेशन पे है, आज तो ये बहुत ही साइंटिफिक हो गया है। पहले हमारी इंडियन ओरिजिन से ये मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं चल रहे, ठीक है, बट अब तो रिसर्च होती है माइंडफुलनेस पे, इतनी सारी रिसर्च है, मेरी खुद की रिसर्च चल रही है। तो इतने सारी रिसर्च बेस्ड है अब तो कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपके अंदर स्ट्रेस रिडक्शन करती हैं, तो अब तो रिसर्च भी हो गई है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे, बच्चों को बड़ा कम उम्र से ही उनके अंदर ये हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, क्योंकि उस समय ईजी है उनके लिए डालना। तो अगर आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशंस, योगा, ऐसी प्रैक्टिसेस बचपन से ही, सिर्फ मार्क्स का बोझ मत डालो बच्चों पे, उनको साथ में ये चीज़ों पे भी उनको गाइड करो, उनकी हैबिट्स में वो चीज़ें लेके आओ, देन यू विल बिल्ड अ प्लेनेट वेयर इंस्टेड ऑफ मोर अनकॉन्शियस ह्यूमन बींग्स वी विल हैव मोर कॉन्शियस प्लेनेट, मोर कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स। सर पता है व्हाई आई आस्क्ड यू दिस एंड व्हाई मुझे लगता है कि आउट ऑफ जैसे आपने कहा टीवी, मोबाइल, व्हाई दिस इज द वर्स्ट, क्योंकि दिस इज अफेक्टिंग आवर इमोशनल आवर इमोशनल सेंसेस, आवर इमोशनल वे ऑफ लिविंग। मतलब मुझे लग रहा है इसकी जैसे रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, कंपैरिजंस हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं यार ये देखो ये ऐसे हम तो ऐसे, यू नो। तो रिलेशनशिप्स की वैल्यू ही खत्म हो रही है, मतलब वो जो नींव होती थी अब वो नींव है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लीडिंग टू दैट। आपके पास भी आते होंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में लोग, यस, वो सारा। तो उसमें मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है आजकल। हाँ, सोशल मीडिया में आप देखो ना कि पहले हम बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं, हजारों साल पहले चले जाते हैं, जब ह्यूमंस एक हैबिटेट में रहते थे। एक हैबिटेट मतलब एक बेसिक एरिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है, आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं। तो आप पैदल चल सकते हैं तो आप दूर की डिस्टेंस कवर नहीं करोगे। तो ज़्यादातर एक कबीला है जिसमें 100, 500, 1000 लोग रह रहे हैं, तो उन्हीं का बस इन्फ्लुएंस है, उन्हीं का कंपैरिजन है, बाकी दुनिया की आपको एक्सेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। तो कंपैरिजन हमेशा से था, इसका एक सर्वाइवल एडवांटेज है, जिस वजह से ये कंपैरिजन की टेंडेंसीज हमारे अंदर है, क्योंकि आपको कंपेयर करके फीडबैक मिलता है, वेयर डू आई स्टैंड इन द ट्राइब, हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ। मेरी ट्राइब में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। तो इट इज़ अ बेसिक ट्राइबल टेंडेंसी दैट वी हैव। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि पहले आप सिर्फ 100, 500 लोगों के बीच में रहते थे, आज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 100 करोड़ करीब लोग हैं और सबकी एक्सेस है आपको। अब कितनों से कंपेयर करने जाओगे, आप जो करना है कर लो, आप कोई ना कोई आपसे बेटर होगा, कोई नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और मजे की बात बता क्या है, मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी रियल लाइफ थोड़ी बता रहे हैं, अपनी जिंदगी के वो मोमेंट्स, जो मोमेंट्स सबसे अच्छे हैं, सबसे खुश है, सिर्फ वो पल। शायद बनावटी भी करे उन्होंने कि यार इस मुझे इंस्टा पे डालना है, फोटो ले लो ऐसे। हाँ, कई बार होता है हस्बैंड वाइफ सेल्फी डाल रहे होते हैं और हंसते हुए कि लंच साथ में कर रहे हो, सेल्फी डाली है, जबकि उस लंच के लिए इतनी बार लड़ाई हुई थी उनकी कि पति ने फोटो से पहले खाना खा लिया था, इस बात पे लड़ाई होगी कि तुमने खा कैसे लिया, मुझे फोटो खींचनी। तो ऐसे भी किस्से लोग आके शेयर करते हैं। तो वहां पे तो आपको तो लग रहा है ना, देखो कितने क्यूट कपल है, लेकिन पीछे गड़बड़ है। अब दूसरा एक और पॉइंट है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, रिलेशनशिप पे आज कितने सारे डेटिंग ऐप्स हैं, इतना इजी एक्सपोजर है रिलेशन में आना, एक लड़का और एक लड़की के लिए एक रिश्ता बनाना इतना आसान हो गया है कि एक स्वाइप पे रिश्ता बन जाता है, एक स्वाइप पे ब्लॉक करने से इसको आप खत्म हो जाता रिश्ता का नाम ही मत दो, इट्स एज इफ यू आर जस्ट
वो तो एक स्वाइप पे आप मिल सकते हो, ये डेट कितना इजी है, कितना इजी हो गया है, इजी बन गया ना. सो नाउ पीपल डोंट मैरी. अर्लियर इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था आपको, वो डिफिकल्ट था. कोई भी चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है तो उसकी वैल्यू नेचुरली आपके लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो आपको आसानी से मिलती है. तो ये भी जो टेक्नोलॉजी का रोल है, ये एक बहुत बड़ा रोल है. सर कुछ कमेंट्स थे आपकी, कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड रील्स एंड पॉडकास्ट, फर्स्ट आई वांट टू जस्ट क्विकली गो थ्रू, 3-4 ही हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग थे तो मैं सोचा आई विल इंक्लूड दिस हियर. एक लड़के ने लिखा है, चलो सर ने शुरू कर दिया, आ जाओ सब सिंगल लोग, अब आ जाओ अटेंडेंस में, पता चलेगा कि रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ना चाहिए. जी. तो आई थिंक समबडी वाज सिटिंग कि आप जब रिलेशनशिप वाला पार्ट शुरू करोगे तो वो आगे बैठ के सुनेगा कि आप उसको कुछ टिप्स दोगे. जी. किसी ने लिखा है, मुझे लगता है इंसान कभी उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता कि उसको समझ आए कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? हाँ, आई थिंक ये रिसेंटली मुझसे किसी पॉडकास्ट में पूछा था कि शादी करने की सही उम्र क्या है. अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा तो शायद उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा. तो आई थिंक मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि कोई उम्र नहीं है शादी करने की, कोई फिक्स उम्र नहीं है. और इतना ज़रूर रखो, किसी के दबाव में आके मत करो बस. और मेरा तो ये मानना है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप शादी करें. अगर आपका अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं और आप फ्रीली अपने जीवन को जी सकते हैं और आपको कोई नीड ही नहीं लग रही है, तो यू कैन स्टे सिंगल. ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़, दबाव में कभी मत करो बस, क्योंकि दबाव में आकर के आप करोगे तो आप जब रेडी हो तब करो. समाज क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसके पीछे मत जाओ. ठीक है, समाज के अपने नियम हैं, रूल्स हैं, बट रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए अपने बड़ों की. लेकिन उस रिस्पेक्ट के लिए आप अपनी ज़िंदगी या किसी और की ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते हो. वो राइट आपको नहीं है. वेन एवर यू आर रेडी, वो आपको पता चलेगा, आपको खुद ही पता चलता है कि मैं कब रेडी हूँ. तो कोई फिक्स उम्र नहीं है, जब आपको लगे तब आप कीजिए. अभी आई थिंक कल की बात है, मुझे कोई आई थिंक कोई गेस्ट बता रहे थे या कौन बता रहा था कि किसी ने अभी रिसेंटली 60 75 की एज में शादी करी है. 74 या 75 की एज में शादी करी है. तो ऐसे भी लोग हैं उस उम्र में कर रहे हैं. आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि मेरी मॉम भी अब ऑलमोस्ट 70 की है एंड ऑब्वियसली मतलब आई लॉस्ट माय फादर अर्ली. तो बीच में ऐसा एक दौर हुआ था कि मेरी मॉम को भी रिश्ते आ रहे थे 65 पे कि समबडी वांट्स, इट्स फाइन, मतलब किसी को लगता होगा नीड है. हाँ, तो कोई फिक्स रूल नहीं है, बट हमारे पेरेंट्स को लगता है कि आप 22 23 27 28 के हो गए तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, बाद में तुमसे कोई शादी नहीं वो करेगा. एक सेट पैटर्न में जिए है ना, वो उस क्लॉक में जिए कि इतने में शादी हो जानी चाहिए, इतने में बच्चा हो जाना चाहिए, ऐसे में आपका करियर अगर है तो बन जाना अच्छा, चाहिए. एक सोसाइटी तो एक हाँ स्ट्रक्चर है, उस एग्जैक्ट. स्ट्रक्चर में आपको फिट होके चलना पड़ता है. बट आई बिलीव कि आपका जन्म ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के हर ढांचे में फिट होने के लिए आपका जन्म नहीं है. ये सोसाइटी भी तो इवॉल्व हुई है ना सर, वो जिस सोसाइटी में था वो सोसाइटी है ही नहीं, तो वो उस तरीके से सोचते हैं, पर हम वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है और वो चीज़ें होती ही नहीं हमारी लाइफ में, तो हम अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे. तो यो आई थिंक वो भी एवोल्यूशन का ही एक पार्ट है जो चलता है. किसी ने लिखा है कि रिलेशनशिप की बात होती है, पीपल लूज देयर माइंड एंड इंटेलिजेंस. क्या? हाँ, तो माइंड एंड इंटेलिजेंस क्योंकि रिश्तों को हम इमोशन से जोड़ते हैं ना, भावनाओं से जोड़ते हैं. तो भावनाओं में इंटेलिजेंस का तो कोई रोल रूल है पर रोल होना चाहिए, आपको लगता है वेरी बैलेंस बैलेंस होना चाहिए. देखो आपके, एक होता है आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन. एक होता है ईक्यू, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन. एक होता है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन. और फिर एक चौथा मेरा है, वो डब्ल्यू क्यू, वो है विजडम क्वेश्चन. विजडम क्वेश्चन का मतलब ये समझ आना कि कहाँ आईक्यू लगाना है, कहाँ ईक्यू और कहाँ एसक्यू. ये तो फिर सबसे ऊपर होना चाहिए, आउट ऑफ द 4 में दिस शुड बी नंबर 1. तो विजडम क्वेश्चन आपको होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहाँ. तो अगर आपका वाइफ से झगड़ा हो गया है तो वहाँ आईक्यू मत लाइए. ठीक है, वहाँ आप अपने ईक्यू से ही काम चलाइए, क्योंकि तभी झगड़ा सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. आई थिंक विकी कौशल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक आप जब एक आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है तो शी इज यूजिंग इमोशन, वो इमोशन पे है, और आप आईक्यू पे हो, तो आप लॉजिक पे हो. तो लॉजिक से इमोशन आप बैलेंस नहीं कर पाओगे. तो आपको इमोशन लेवल पे ही आना पड़ेगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए. तो ये विजडम होना ज़रूरी है कि कहाँ आईक्यू यूज़ करना है, कहाँ ईक्यू करना है, कहाँ एसक्यू करना है, वो आपको पता होना चाहिए.
सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिलेशनशिप इज़ ऑन अ स्वाइप नाउ, हमने रिलेशनशिप को ब्लिंकिट बना दिया इन अ वे। तो क्या हम जैसे मतलब जब मेरे पेरेंट्स हमारी शादी की बात करते थे या होता तो सेक्स वाज़ वेरी सेक्रेड। बहुत ही एक एक तो वैसे ही टाबू है, ऊपर से बहुत ही सेक्रेड चीज़ होती थी। अब मुझे लगता है कि इट इज़ सो कैजुअल कि कैजुअली सब मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कैजुअल लाइफ़स्टाइल। इज़ दैट अफेक्टिंग पीपल मेंटली आल्सो इन सम वे कि वो रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट फोबिक हो चुके हैं इन अ वे? यस, कम जो इतनी इतनी आसानी से मिल गया है तो फिर कमिटमेंट आएगा भी कैसे? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक बार मैं सोनी पार्थ सारथी जी हैं, तो उनके साथ में था। तो वो वेदांता अकेडमी चलाते हैं और बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर हैं और वेदों पे वन ऑफ द बेस्ट अथॉरिटीज़ हैं, जो वेद पढ़ाते हैं उस पर। तो वो एक इंसिडेंस बता रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डिज़ायर। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डिज़ायर क्या होता है कि वो किसी आई थिंक इंग्लैंड में थे कहीं पे, तो किसी बिलियनियर के घर में हाउस गेस्ट थे। तो उनके उस बिलियनियर के बच्चे का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे में सरप्राइज़ फ़रारी गिफ्ट उसके पिताजी ने करी थी कि बेटा ये आपकी फ़रारी है, ये इसकी चाबी है। और बच्चे ने रिएक्ट कहा ठीक है अभी रख दो मैं बाद में देखता हूँ। मतलब इतने सारे लोगों का जो ड्रीम है, उस ड्रीम के ऊपर उसका रिएक्शन था अभी रख दो बाद में देखता हूँ। फिर उसकी मदर ने उसके लिए उसके दोस्तों के साथ में प्राइवेट जेट में, आई थिंक कौन-सा हिल है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोई बहुत अच्छी कोई जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे बंगलोज़ होते हैं, कुछ ही लोगों के बंगलो हैं। तो ऐसी उस बंगले पे जेट से दोस्तों को ले जाके वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। मम्मी ने वो सरप्राइज़ दिया और उसके लिए भी ही वाज़ वेरी कैजुअल, अब ठीक है। तो ही वाज़ टॉकिंग दैट आप देख रहे हो उसे इतना कुछ स्टिमुलेशन मिल चुका है कि अब वो स्टिमुलेशन के प्रति न्यूट्रलाइज़ हो चुका है, उसकी डिज़ायर अब न्यूट्रलाइज़ हो चुके हैं। तो कमिटमेंट इसलिए भी कम हो गया क्योंकि अब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। तो जब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होंगी तो कमिटमेंट कहाँ से आएगा? और जहाँ तक सेक्स का कैजुअल हो जाना, ये वेस्टर्न कल्चर है। आप वेस्टर्न कल्चर में देखें, उनके लिए आई लव यू बहुत इम्पोर्टेंट है, सेक्स उनके लिए कैजुअल है। वो एक-दूसरे को प्रपोज़ करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बिना और सेक्स उनको बेसिक सी बात है। हमारे कल्चर में अलग चीज़ था, हमारे कल्चर में बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो एक कल्चरल शिफ्ट है, जब आप वेस्ट का फैशन इंपोर्ट करोगे, वहाँ के कपड़े इंपोर्ट करोगे, वहाँ की सब चीज़ें लाओगे तो ये चीज़ें तो साथ में आएँगी ही आएँगी। पर मुझे लगता है कि इसमें सही-गलत जैसा कुछ नहीं, व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है। अगर वो इसे हैंडल कर सकते हैं, बिना डिप्रेशन में जाए, बिना गिल्ट फ़ील करे, बिना रिग्रेट फ़ील करे, अगर वो आज 18 साल से ऊपर के हैं, समझ रखते हैं, बस इतना होना चाहिए कि किसी जल्दबाजी में ना रहें क्योंकि आजकल स्कैम्स भी इतने सारे होते हैं। आज देखें डेटिंग ऐप्स पे इतने स्कैम्स होते हैं कि गर्ल्स के लिए कई बार वो बहुत प्रॉब्लम में फँस जाती हैं। तो जो भी आप करते हैं इतना मेक श्योर करें कि दैट यू आर सिक्योर्ड। ऐसा ना करें कि आप किसी गलत इवेंट में फँस जाएँ। मैं ना अब दूसरे पहलू पे जाती हूँ इन द सेंस के द वांट टू सक्सीड। ये जो ड्राइव है सब में कि ऑब्वियसली मुझे सक्सेसफुल होना है। अब वो आपका जो भी प्रोफ़ेशन हो, कुछ भी हो, हर एक को लीडर बनना है, हर एक को उस पोज़ीशन में जाना है। तो पॉइंट ये है कि सब नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आप कैसे लोगों को समझा सकते हो कि जब किसी में बहुत ड्राइव है कि मुझे ये करना है बट समहाउ कहीं आपको दिखता है कि शायद ही इसके लिए नहीं बना है या इफ ही डज समथिंग एल्स वो बेटर होगा या ये जर्नी उसके लिए टफ होगी। हाँ, पहुँच जाएगा पर टफ हो सकती है। तो आप उसमें कैसे आप उसको यू ट्रेन देयर माइंड या आप उनको कैसे पैसिफाई करते हो इस चीज़ के लिए? इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये कि हर सक्सेस ना बहुत रिलेटिव है। पहले तो आप अपना मीनिंग तय कर लें कि सक्सेस का मीनिंग क्या है आपके लिए, ठीक है? अगर आपका पैशन कुकिंग है और आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हो और आप बहुत खुश हो वो खाना बना करके, तो आप सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले तो आप जो सोसाइटी का सोशल ब्लूप्रिंट है ना सक्सेस का, कि जो सोशल मीनिंग है सक्सेस का, उस मीनिंग से अपने आप को डिटैच कर लो। सोशल मीनिंग क्या है सक्सेस का? समाज आपको कब सफल मानता है? ज़्यादातर लोग समाज ने जो मीनिंग दिया, उसी मीनिंग पे सफल होना चाहते हैं। समाज का मीनिंग है कि आपके पास में गाड़ी कौन-सी है, आपके पास में बंगला कैसा है,
पावर क्या है, पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है आपका, कौन से ब्रांड आप पहनते हो, ये सारी चीज़ों से आपकी मीनिंग आती है सक्सेस की। मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें ना करें, मैं खुद भी ब्रांडेड चीज़ें पहनता हूँ, सब चीज़ें हैं। मगर मुझे ये पता है कि ये मेरी सक्सेस को डिफाइन नहीं करते। वो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट नॉट टू शो एनीबॉडी। तो आप पहले तो ये देख लो कि आपकी सक्सेस का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग है कि मैं टीचिंग को लेके बहुत पैशनेट हूँ। तो आई लव टू टीच टॉपिक्स ऑन लाइफ, माइंड, स्पिरिचुअलिटी। ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, मुझे इन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक लोग मुझे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ, मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। मैं अपनी सफलता मेरी जो गाड़ियाँ हैं, जो बंगले हैं, जो कपड़े हैं, उन सब से मैं अपनी सफलता को नहीं आंकता हूँ। दैट इज़ माई मीनिंग ऑफ सक्सेस। हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो पहला स्टेप, अगर आप इस जद्दोजहद से हटना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आप अपना मीनिंग तय करें। समाज का मीनिंग क्या है उस पे मत जाएं, आपका मीनिंग क्या है। अगर आपका मीनिंग वही है जो समाज का मीनिंग है, तो आप करिए मेहनत, आप लीजिए बड़ी गाड़ियाँ, बनाइए बंगले, पहनिए लग्जरी ब्रांड्स। अगर वही आपके लिए मीनिंग है सक्सेस का, तो सबसे पहली तो सक्सेस का मीनिंग तय कर लो। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि सब लोग सबके चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, तो अगेन यू आइडेंटिफाई कि व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। कई बार ना हम ऐसे गोल ले लेते हैं जो गोल हमें आसपास के लोगों ने दिए होते हैं, हमारे अंदर से नहीं फूटा वो गोल, हमने ये चेक नहीं किया। लोगों ने कहा तू 10वीं में नंबर ला, आप लग गए पीछे, लोगों को खुश करने के लिए आप 10वीं में नंबर लाने लगे। फिर उन्होंने कहा 12वीं में नंबर ला, आप लग गए 12वीं में। आपने ये नहीं देखा कि ये मेरा पैशन है कि नहीं है। फिर कहा कि अब डिग्री ले ले, अब नौकरी कर ले, अब शादी कर ले, अब बच्चे पैदा कर ले। आप देख रहे हो ज्यादातर लोग तो वही गोल पूरे कर रहे हैं जो गोल समाज ने दिए, खुद के गोल तो ले ही नहीं रहे। जब आप खुद का पैशन फॉलो करोगे तो आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, और आप अपनी सफलता का मीनिंग डिफाइन कर लोगे तो फिर स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप खाना बना के भी खुश रह सकते हो, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख के भी खुश रह सकते हो, आप कपड़े डिज़ाइन करके भी, आप क्रिकेट खेल के भी खुश रह सकते हो। आप अपना वे देखो कि मेरा वे क्या है, मेरा मीनिंग क्या है। That आई is जस्ट what- मेरे को लगता है एज ह्यूमंस ना हम इतने इवॉल्व है नहीं। बहुत कम लोग इतने इवॉल्व होते हैं जो ये सक्सेस को अलग कर सके फ्रॉम द सोसाइटल सक्सेस, क्योंकि हम सबको वो वैलिडेशन इतनी चाहिए होती है अब। एंड सब आजकल काम प्रोफेशनली तो कर ही रहे हैं, एंड सबको सैलरीज भी ज़्यादा चाहिए, पोजीशंस भी चाहिए, तो वो अपने सक्सेस का तो आई थिंक वो थॉट ही नहीं आ सकता, वो सोच ही नहीं सकते, वो इतना सोसाइटल प्रेशर और सक्सेस में घुस चुके हैं। और आई थिंक वो एक रीज़न होता है, क्योंकि हम इतने केसेस देख रहे हैं बाकी स्ट्रेस और डिप्रेशन और इन सब ये जो होता है, ये रियलाइजेशन होता है, ऐसी बात नहीं। रियलाइजेशन पता कब होता है? हाँ, ये होता है जब आप अपने 40s में एंटर हो रहे होते हो। ठीक, मैं कहता हूँ कि 35-36 साल तो आप मास हिप्नोसिस में जीते हो, सोशल हिप्नोसिस में होते हो, कि समाज का जो हिप्नोटिज्म है आपके ऊपर, बट आप उसके इन्फ्लुएंस में जियोगे। लेकिन जैसे अब आप 37, 38, 40 के होने लगोगे, समाज ने कहा था गाड़ी ले लो, आपने ले ली। समाज ने कहा बंगला बनाओ, आपने बना दिया। समाज ने कहा शादी करो, आपने कर ली। समाज ने कहा बच्चे पैदा करो, कर लिया आपने। अब समाज के और कोई गोल नहीं है, गोल खत्म हो गए, अब समाज के गोल खत्म हो गए। अब आप खुद के बारे में सोचना चालू करते हो। आई कॉल इट सक्सेस पैराडॉक्स। कि कई बार आपके पास नाम है, आपके पास नाम आ गया, पैसा आ गया, और आपके पास में पोजीशन भी आ गई, स्टिल यू आर एम्प्टी। आई सी सो मेनी पीपल हु आर सीईओ ऑफ अ कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट इन अ कंपनी, महीने का 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ का नेटवर्थ है। स्टिल दे से कि आई एम नॉट हैप्पी। मैं जो बात दुनिया को दिख रहा है वो अलग चीज़ है, मुझे अंदर से खुशी नहीं है। पर सर ये पैराडॉक्स जो आप कह रहे हो, हम अपने बहुत सी प्राइम ईयर्स तो इसी में फिर खो देते हैं, Yes, हो जाता है। एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी आई गेस। और आई थिंक तभी आपकी खोज चालू होती है, आपकी नव यू स्टार्ट। वो जो पर्पस की नीड है ना, वो अब चालू होती है कि यार ये सब पा लिया फिर भी मैं एम्प्टी क्यों महसूस कर रहा हूँ। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मैं डिफरेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु वांटेड टू बिकम कोच विथ मी। इनमें से कई बहुत अच्छी पोजीशन में थे, कई ऐसे भी आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, कोई ऐसे भी हैं जो पायलट हैं, ऐसी बड़ी पोजीशंस पे हैं, जो डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे कोचिंग में ये मेरा मुझे पैशन लग रहा है, कि इससे मुझे मीनिंग मिल रहा है। दिस इज हाउ दे डिसाइडेड। तो कई बार ये रियलाइजेशन आती है, और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर लोग तो सोशल हिप्नोसिस में ही है, ट्रांस स्टेट में है। वो ट्रांस उनकी ब्रेक ही नहीं होती, पूरा लाइफ सर्वाइवल में ही निकल जाता है। वो थ्राइविंग, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब सवाल बहुत बाद में आते हैं। आपके सर्वाइवल जब
सिक्योर हो जाते हैं, तब आप इन सवालों के ऊपर जाते हो। सर कोई ऐसे रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं या आप बताते हैं विच कैन हेल्प इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन? अगेन देखिए, अगर आपका माइंड फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है तो आप रियल लाइफ में भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इफ़ योर माइंड इज chaotic, आपकी रियल लाइफ भी chaotic हो जाएगी। इसलिए आप देखें, एक व्यक्ति जो प्रोडक्टिव है, उसको अगर डिप्रेशन हो गया, उसका प्रोडक्टिविटी चला जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू, मैंने कहा कि रोज 1.5 घंटा आपको अपने शरीर और अपने मन को, 1.5 आवर मिनिमम अपने शरीर और अपने मन को दीजिए। शरीर के लिए अगेन मैं कहूँगा, डाइट, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, स्पेशली वेट्स उठाएं ताकि आपका मसल मास गेन हो। प्रोटीन अच्छे से अपनी डाइट में रखें, शुगर को कट करें जितना कट कर सकते हैं, और योगा भी करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी मसल्स पे काम कर रही है। योगा थोड़ा सा आपके ऑर्गन्स में भी स्टिमुलेशन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस क्रिएट करता है। और मन के लिए मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जर्नलिंग करो, कि रोज अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि मैं किस साइड पे जा रहा हूँ, किधर इवॉल्व हो रहा हूँ। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं डेली करता हूँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं यही एडवाइस देता हूँ कि नो मैटर आप कितने बिजी हो, आप भले ही देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपको 1.5 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। क्योंकि आप जो भी क्रिएट करोगे लाइफ में, कुछ भी क्रिएट करोगे, वो आप अपनी बॉडी और माइंड का यूज करके क्रिएट करोगे, राइट? दिस इज द टूल दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है? तो अगर इसकी सर्विस नहीं रखी, इसको अगर हेल्दी नहीं रखा, तो आपसे जो क्रिएट होगा वो भी हेल्दी नहीं होगा। आप कुछ एफर्मेशंस भी करते हो क्या? एफर्मेशंस में सच नहीं होता, बट मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। एनएलपी में टेक्निक्स होती हैं, ग्रेटिट्यूड सर्कल इंस्टॉलेशंस होते हैं, दे आर डीप मेडिटेशंस जो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए एंकर करती हैं। तो वी डायरेक्टली डू दोस, अगर आप वो करते हैं तो देन यू डोंट नीड एफर्मेशंस एंड ये चीज़ों की जरूरत नहीं है। सर अक्सर कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ से आप चोट खाए होते हो तो आप फिर उसको समझते हो और आप वो चीज़ करने लगते हो या उसको सही से करने लगते हो। जस्ट फॉर क्यूरियस आप एनएलपी में कैसे गुज़रे? डिड यू हैव सम टफ फेज़ या आपको कोई ऐसी कुछ परेशानीज़ थी जो आपको लगा या आपको कुछ माइंड बहुत ही एक टाइम पे डिसऑर्गनाइज़ था? हाँ, मेरे को तो बहुत इशू था। सबसे पहले तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया था मुझे, यस आई हैड अ फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो वो फोबिया मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और अब सोचिए कि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मुझे पढ़ाना है मास लेवल पे, लेकिन मैं 4-5 के सामने बिठा के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे नहीं पढ़ा पाऊँगा। जब ऐसा डर है तो मेरे लाइफ़ का जो पैशन है, उसी को ही कट कर रहा है वो। ट्रू। सो ऑब्वियसली वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था कि मैं उसको कैसे डील करूँ, क्योंकि वो मेरे पैशन के आगे आ रहा है। दूसरा, मुझे एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस भी रहा हुआ है। तो एक एंग्ज़ायटी का ही फॉर्मेट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग रहना, और बहुत ज़्यादा अंदर से कई बार पल्पिटेशंस आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, बहुत सारे फ़ियर, अननेसेसरी फ़ियर अंदर से एक्सपीरियंस होना, कॉज़ भी पता नहीं है आपको। तो आई हैड एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस एज़ वेल। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा ट्रिगर थी मेरे लिए, जब मैं इन चीज़ों को समझने पे गया। सर आपके इंस्टाग्राम पे ना मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें आपने एक रिट्रीट रखा था व्हिच यू कॉल्ड शून्य। एंड मैंने आपका आई फॉलो यू तो मैं आपका जब इंस्टाग्राम देखती हूँ काफ़ी अच्छे आप प्रोग्राम्स कर रहे होते हो जहाँ आप स्टेज पर होते हो एंड सब लोग खुश रह रहे होते हैं एंड सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। ऐसे यूजुअली मैंने आपकी रील देखी बट ये रील बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। इसमें आई कुड सी पीपल क्राइंग देयर हार्ट आउट। तो थोड़ा इसके बारे में आप बताओ और ये ऐसी चीज़ है मतलब डू पीपल ओपन अप इतना ज़्यादा? ले सो शून्य रिट्रीट के मेरा रिसेंट ही प्रोग्राम है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। और शून्य नाम का मतलब है ज़ीरो, मीन्स नथिंग। तो वी ऑल आर कमिंग आउट ऑफ नथिंग। सो वो नथिंग स्टेट जो है वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, और उस नथिंग स्टेट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नथिंग मीन्स एक ऐसी एक्सपीरियंस है आपके अंदर, एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई थॉट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई सेंसरी इनपुट नहीं है, सिर्फ प्योर ब्लिस है। वो स्टेट है आपकी। और जब आप उस स्टेट को हिट करते हैं, तो फिर आपका जो भी ट्रॉमा है या आपकी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जो भी आपने अंदर दबा के रखा है, वो सब बाहर आता है, पर्जिंग होती है उस। तो वो जो आपने रोते हुए लोग देखे, दैट इज कथारसिस, से कथारसिस कहा जाता है। तो आपने देखा कि हम नेचुरली कथारसिस करते हैं जब किसी की डेथ होती है। तो
आप देखें गाँव में बहुत ज़्यादा होता है कि लेडीज़ पूरा ऐसे छाती पीट के रोती हैं और ज़मीन पे मार के रोती हैं। नेचुरली ये किसी ने सिखाया तो नहीं, ठीक है। कई बार रुदालीज़ होती हैं जिन्हें बुलाया जाता है ताकि और सब ज़ोर-ज़ोर से रो कर के वो करें। सो वो क्या है, कैथारसिस है कि आपका जो भी इमोशन अंदर ग्रीफ जो पैदा हो गया है, उसको बॉडी को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि हँसते भी हैं तो छोटा हँसते हैं, रोते हैं तो छोटा, छींक भी आ रही है तो थोड़ी रोक के लेते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं। तो हमारा सप्रेशन का एटीट्यूड बन चुका है। इसलिए आई मेक देम डू दैट कैथारसिस। वो कैथारसिस की वजह से अगर कुछ भी बड़े से बड़ा ट्रॉमा अगर आपने होल्ड करके रखा है तो वो पूरा बाहर आ जाता है। तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, सब होता है, लेकिन उसके बाद की जो स्टेट आती है, उसके बाद देयर इज़ प्योर ब्लिस व्हेन एवरीथिंग इज़ गॉन, देन दे डांस एंड दे सेलिब्रेट एंड देन दे आर इन टोटली डिफरेंट स्टेट। यही दिखाता है कि कितनी पेन है आजकल लाइफ में। बस इट इज़ सो बिफोर वी एंड, बस एक क्विक रैपिड फायर मैं आपके साथ कर रही हूँ, बट इसमें यू हैव टू चूज वन। ठीक है, आप ओके। यू कांट से बोथ, और एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी ज्यादा। तो ऑन अ पर्सनल लेवल, मेडिटेशन या जर्नलिंग, आपको क्या पसंद है? मॉर्निंग रूटीन या नाइट? नाइट। अच्छा, यू आर अ नाइट पर्सन। ओके, मेरे को लगता था मॉर्निंग पर्सन हो। Yeah, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन? विजुअलाइज। इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू? इसमें तो मुझे बहुत ही कहना पड़ेगा बिकॉज़ एक पे निर्भर नहीं रह सकते आप। अच्छे से मैंने डब्ल्यू क्यों नहीं जोड़ा, मेरे को पता नहीं था, वो आपकी एक फिलॉसफी है। साइलेंस यू प्रेफर, रिट्रीट या आप ग्रुप थेरेपी प्रेफर करते हो, लाइक सिंगल या ग्रुप? ग्रो फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट? यस ऑफ कोर्स। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या 10 मिनट वॉक? डीप ब्रीथ। डीप ब्रीदिंग, ओके। लिसनिंग टू पॉडकास्ट, रीडिंग बुक्स? लिसनिंग, लिसन, हेल्प्स but मोर? listening books ज़्यादातर अच्छा लगता है because even when you are traveling, even you are in movement, because गाड़ी चलती रहती है तो उसमें आप पढ़ो तो थोड़ा आपकी आईज से हेडेक होता है, वो सुनते रहो तो कोई तो यूर ऑडियो पर्सन? हाँ तो ठीक है। सोलो ट्रैवल फॉर सेल्फ डिस्कवरी या गाइडेड वर्कशॉप्स या गाइडेड ट्रिप्स? solo I have never done, so guided is better, but that's not for self discovery, that's for entertainment and travel. Next, माइंड ओवर मैटर या हार्ट ओवर हेड? mind over matter और heart over head। अब इन दोनों में आपस में वैसे कोई कंपैरिजन मुझे दिख नहीं रहा है, दोनों एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, बट हार्ट हार्ट आई थिंक बहुत लोग होते हैं जो इवन इन वेरी लॉजिकल सिचुएशन स्टिल थिंक इमोशनली, सो फॉर देम हार्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट ओवर हेड बिकम्स, बट आई डोंट नो हाउ यू थिंक। आई थिंक यू आर वेरी लॉजिकल पर्सन, मुझे नहीं कहता। सो बट वो ऑप्शन दिया नहीं है आपने लॉजिक वाला। माइंड, अच्छा। I know in balance, like a balance of, see, uh, my philosophy in this is that जब आप ड्रीम देखो हार्ट से देखो, उस ड्रीम के लिए प्लानिंग ब्रेन से करो। यहाँ पे बड़ा ही वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दिया है इसमें। थेरेपी और कोचिंग? Both can go, but coaching is also good. Coaching is better because coaching थोड़ा friendly approach है। वर्क हार्ड माइंडसेट, वर्क स्मार्ट माइंडसेट? वो है स्मार्ट। स्मार्ट वर्क स्मार्ट। ब्रेक ओल्ड हैबिट्स या बिल्ड न्यू हैबिट्स? Build new habits। बॉडी फर्स्ट अप्रोच जैसे योगा एंड फिजिकल जैसे आप कहते हो, या माइंड फर्स्ट अप्रोच लाइक एन हैप्पी? माइंड फर्स्ट। माइंड फर्स्ट। स्ट्रक्चर्ड रूटीन या गो विद द फ्लो? स्ट्रक्चर। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, रियली? क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ इंस्टाग्राम ही करता हूँ, यूट्यूब तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ। पोस्टिंग फॉर एंगेजमेंट, पोस्टिंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका क्या है ये? तो सेल्फ एक्सप्रेस, एंगेजमेंट तक इतना नहीं रहता है। 100K फॉलोअर्स और 10 आवर्स ऑफ पीस? 100 मतलब इफ समवन इज स्टार्टिंग देयर जर्नी एंड आपके लिए तो आई कैन मूव टू मिलियंस ऑब्वियसली 10 hours of peace is better। इज बेटर। फोमो विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जोमो जॉय ऑफ मिसिंग आउट? जो मोहित पे जोमो भी बेटर। ऑन दैट नोट, थैंक यू सर। आई थिंक इट वाज अ प्योर जॉय एटलीस्ट आपसे बात करके। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड के मेरे भी क्लियर हुए, विच आई थिंक मैं भी कहीं अपनी लाइफ में जूझ रही थी, बट एंड सर्टनली कुछ जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपने बताई, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट, क्योंकि आई हैव बीन अ फेलियर इन दैट। एंड हो सकता है द रीजन कुड बी के आई वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट द माइंड बैक, बट आई वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन द थॉट्स, जैसे आप कह रहे थे।
सो थैंक यू सो मच एंड ट्रू प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो और मच। थैंक यू। और अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वाईएसआर सर बहुत कम पॉडकास्ट देते हैं, यूजुअली वो अपने चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट लेते हैं, तो इसीलिए जितनी भी माइंड की बातें हो सकती थी, ऐसे हमारे डाउट्स होते हैं आजकल की जनरेशन में, आई ट्राइड एंड आस्किंग हिम। पर अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल ट्राई एंड सेंड इट टू हिम एंड सी कि अगर उसका कोई आंसर हमें मिल सकता है जो हम आपको दे सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे से समझ आया हो और आप ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। इसीलिए समझे क्या एंड थैंक यू।